बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, महाराष्ट्र में आज बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई। हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इनका आज सुबह में प्लेन क्रैश में उनका देहांत हुआ। और उसके बाद में जिस तरीक़ा से यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही थी महाराष्ट्र में कि वो शायद अजित पवार के साथ में दोबारा मिलेंगे वगैरह वगैरह जो था, वो सब जहाँ के वहाँ धाराशाही रह गया। और ये सब इसके बीच में ममता बनर्जी कलकत्ता से, उनको अभी बीजेपी से तो बहुत ज़्यादा नफरत है। उन्होंने पहले ही अभी आरएसएस के पूरे स्कूल बंद कर दिए और उसके सामने तो बहुत ही अच्छा एक मसला मिल गया उनको। उन्होंने कहा कि भाई इसको जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी होने के लिए उन लोगों ने अपने ये किए। आज कोइंसिडेंस बोलने का तो आज प्रशांत भूषण, जो हमारे यहाँ से नामी वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी आज चीफ जस्टिस से मिले, सूर्यकांत जी से, और उन्होंने कहा कि भाई जो अहमदाबाद में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने सारे लोग मरे गए, हजार मतलब 400-500 लोग मर गए वहाँ पे, और इतना सारा तबाही होने के बाद में भी उसका इंक्वायरी क्या हुआ? और इसकी इंक्वायरी कम से कम तुम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में रहनी चाहिए करके उन्होंने उनसे बात की। और तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको शॉर्ट डेट देता हूं, आप उसके उस दिन हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ों को और फिर दोबारा ये फाइल्स खुलेगी, और फाइल खुलने के बाद में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या एक्शन लिया, किस किस कैसे हुई, कितनी इंक्वायरी हुई और कौन से स्टेज पे आ गई, वो सब की सब पूरा का पूरा और फिर दोबारा सामने में खुलेगा। तो निश्चित रूप से जो भी कुछ इसमें इन्वॉल्व हो गए है नहीं है वो बात और है, लेकिन इंक्वायरी तो होनी चाहिए। देखिए, आज विदेशों में कोई भी आदमी यदि कोई टूर पे भी रहे, कोई भी आदमी कोई डेथ हो जाता है और वो आकस्मिक होता है, मतलब नेचुरल डेथ छोड़ के, तो हर एक का पोस्टमार्टम होता है, हर चीज़ की उसके बारे में छानबीन हो जाती है। कभी ऐसा ना हो कि उसके खाने में, पीने में या किसी और चीज़ों की वजह से यदि जब उसकी मृत्यु हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट पे आती है, लोगों पे आती है, या फिर क्रिमिनलिटी भी रोकने के लिए वो सबसे बड़ा अच्छा तरीका है। हमारे यहाँ उस चीज़ को हमने ज़्यादा ध्यान देते नहीं। यहाँ से डेड बॉडी जाती है, 10 मिनट में उसे डेड बॉडी वापस आ जाती, फट 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 दिखते हैं, स्टैंपिंग मारते चले जाते। वहाँ नहीं होता ऐसा। विदेशों में हर चीज़ को, जैसे भी कुछ तुम्हारे संशय है तो वो पूरा का पूरा लैब में जाता है, फिर उसके ऊपर में एनालिसिस होता है, उसके बाद में उसकी केमिकल एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम, इंजुरीज, ये वो दुनिया भर के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद में अपना स्पेशल रिपोर्ट आता है। तब तक डेथ बॉडी भी नहीं देते, क्योंकि जब तक कॉज ऑफ डेथ तुम्हें तो वहाँ तुरंत देना है। तो कम से कम हमारे यहाँ पे जो जूरिस्प्रूडेंस जो जिस तरीक़ा से डेवलप हुआ वो हुआ। और इतना बड़ा जब हादसा हो जाता है और किसी ने भी शंका करे, अभी यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं नीचे में कि ऊपर से कब आ रहा, लैंड हो गया, कहाँ तक आया, कैसे हो गया। और वो कहते थे कि वहाँ पे धूका था, मतलब रास्ता बराबर दिखा नहीं। कैसे क्या हो सकता? 8:30 बजे का समय है, पूरा धूप खिली रहती है, और ऐसे सिचुएशन में 6 बजे से आया, मतलब 8 सवा 8 बजे का वो जब ये था, 7 बजे तो पूरी धूप निकल जाती, और रनवे कैसे नहीं दिखा? इसका मतलब क्या गड़बड़ी हो गई थी, क्या हुआ? और उसका धमाका हुआ। तो धमाका कैसे हुआ? धमाका यही हो सकता है कि जब भी कभी वो गिर जाता तो धमाका होने का प्रश्न ही नहीं। जब खेत में गिरा और खेत में ये हुआ तो ब्लास्ट कैसे हुआ? तो ब्लास्ट होने का तो कोई इशू नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर में संदेह किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे हर वक्त, हर चीज़ों में जो मैंने जो चीज़ें बोली है उसके ऊपर में भी आप इमीडिएटली एक्सेप्ट मत किया करो, आपको संदेह करना ही पड़ेगा। जब तक तुम संदेह नहीं करोगे तब तक उसके अंदर में घुसोगे नहीं। तुम उसके बाद में प्रश्न चिन्ह निर्माण करोगे, जब उसके बारे में जांच पड़ताल करोगे, और उसके बाद में तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, ऐसी है, या तुम्हारी सोच कुछ बराबर नहीं थी। तो निश्चित रूप से जब कभी इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसके तहकीकात तक जाओ। अभी इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्रैश हुआ, और कह रहे हैं कि पेट्रोल का डीजल यही बनता, कॉक बनता। ये कैसे संभव है? मुझे नहीं लगता कि वो पेट्रोल नहीं हुआ और उसके बाद में उनको जो सप्लाई ये हुआ। ये तो सब चीज़ें ये सिर्फ इंडिया में हो सकती। बाहर जगह रहती तो पूरा पार्लियामेंट उसी के ऊपर में घुमा होता, दुनिया भर की इंक्वायरी चालू हो गई रहती, और ये सब हुआ। ये
तो इसके ऊपर में कई कमेटियाँ बैठी रहती, रोज़ पब्लिश हुआ रहता। तो निश्चित रूप से जब भी कभी आज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्होंने एटलीस्ट ये तो कहा कि भाई नहीं, इसके ऊपर में हमारी बहस होनी चाहिए और इसके ऊपर में हम लोगों ने कुछ तो भी करना चाहिए। दोबारा ये ऐसी भी बात है कि ये जो एयरक्राफ्ट था वो वीसीआर वेंचर करके कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके कुछ तो भी 16-17 है, उसके कुछ एम्प्लॉइज़ भी है। तो उनके साथ में जब बात कर रहे थे तो वो उन लोगों ने, किसी ने उसका आंसर नहीं दिया, ना किसी ने फ़ोन उठाया। लोग कहते हैं ऐसे कि 2 साल पहले इसी टाइप का कोई एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी बॉम्बे के, तो यहीं पे वो ऐसे ही क्रैश हुआ था। और इस तरीक़ा से वहाँ के उसके जो अध्यक्ष जो है, जिसका ओनर है वो रोहित सिंह है, वो फ़ोन उठा नहीं रहे। इस तरीक़ा से उसकी भाषा है। ये कितना दर्द लायक है कि भाई कोई गवर्नमेंट है और जब गवर्नमेंट पूछ रही है और लोग जब इंटरव्यू ले रहे हैं या लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास में ये कैसा हो गया, जब तुम उड़ा वो एयरक्राफ्ट, तो बॉम्बे में किसने उसको अलाउ किया, क्या हुआ था? जब डे जर्नी था, रात का होता तो शायद ये समझ सकते थे हम लोग कि कुछ ना कुछ कोई डिफेक्ट्स है या कुछ कोई और हो सकता है। लेकिन 8:30 बजे का फ्लाइट यदि जब तुम्हारे कंट्रोल रूम से पता नहीं चल रहा है और तुम्हारा कम्युनिकेशन में भी कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं, कोई चीज़ नहीं, और फिर ऐसा कैसा ब्लास्ट हो जाता है और लोगों को ये सुनने में आता है कि वो ब्लास्ट हो गया। सेकेंडली उसको हेल्प कैसा करेंगे, क्योंकि उसमें फायर लगा था। फायर तो लगना नहीं चाहिए, जब तक वो ज़मीन पे आता और फिर बाद में ये होता तो ठीक था। और ज़मीन में जब टकराता भी तो वो नोज़ साइड में टकराता है और उसकी टैंक पीछे रहती है, तो उसमें आग लगने की बहुत ही शंका कम है। और जो कुछ लोगों ने कहा कि इसके ऊपर में हमने आवाज़ सुनी, तो आवाज़ तो फायर से तो होगा नहीं, और नीचे में ज़मीन से टकराएगा तो कोई आवाज़ तो होगा नहीं, उसका आवाज़ आएगा ज़मीन का, और खेत का समय था, मट्टी है उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर में संदेह किया जा सकता है और संदेह होना भी चाहिए। लेकिन अभी इसके बाद में यही है कि अभी अजीत दादा का इतना बड़ा पार्टी ये कभी कहाँ बीजेपी में विलीन होता है, या शरद पवार अपने इसमें करते हैं, और अभी क्या पॉलिटिक्स चलता है, या फिर वहाँ के लोग क्या डिसाइड करते हैं। अभी तुरंत तो उसको कोई ना कोई किसी के न किसी के हाथ में उसको देना पड़ेगा, और जब देना पड़ेगा तो उसके बाद में वही करेंगे। वहाँ पे जो भी देवेंद्र फडणवीस कहेंगे कि भाई ठीक है, हमको जो भी आदमी चलता है वो चलेगा, या क्या होगा अभी नहीं मालूम। हम पॉलिटिकली एनालिसिस नहीं करते, लेकिन निश्चित रूप से इसके ऊपर में हज़ारों नए नए सब्जेक्ट की तैयारी होती है। हो सकता है शायद बीजेपी को नुकसान भी हो, या बीजेपी के अगेंस्ट में वो चले भी जाए। इस तरीक़ा से सब ये आज ये हुआ। इसके बाद में हम लोग आज पूरा महाराष्ट्र के लिए फिर दोबारा दैनिक बहुजन सर्वोपम के दुखों में हम सहभागी हैं। निश्चित रूप से किसी की भी जब ये हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है और वो आकस्मिक होती है, तो निश्चित रूप से सभी को गहरा सगमाग्य होता है। आज शंकराचार्य हमारे जो वहाँ पे अभिमुक्तेश्वर जी स्वामी, उन लोगों ने अभी वो वहाँ से वो निकल गए हैं, और वो माघ मेला में न नहाते हुए उन्होंने सब छोड़ दिया है। उनको डर लगने लगा, शायद इनको शायद ये मालूम नहीं होगा कि ये सब जितना भी हमारा शंकराचार्य वगैरह है, इनका अस्तित्व 1950 अपना 47 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इनका अस्तित्व को जीरो कर दिया गया। तो निश्चित रूप से उन्होंने कितना भी बड़ा तुर्रम खान रहे हमारे देश में, चाहे कितना भी बड़ा ये रहे, उसकी कोई अहमियत रहती नहीं है। और उन्होंने बोले कि नहीं मैं शंकराचार्य हूँ, और कोई हो, किसी ने मुझे नॉमिनेट किया था, अभी रहा नहीं है वो सब। तो सिचुएशन को देखते हुए लोगों ने जो बताया होगा और कोर्ट की मैटर्स क्या है, तो उन्होंने सब लोगों ने बोला होगा कि ठीक है भाई तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ ऐसी भी स्टोरी बनाई होगी कि जिसमें योगी आदित्यनाथ उन्होंने सब माफ़ी मांगे। फ़ोन पे कौन माफ़ी मांगेगा, और क्या होता है, सब ऐसी बकवास है। तो इसका मतलब है कि वो आज शंकराचार्य को झटका बैठ गया है हमारे देश में, कि उन लोगों का जो जिस तरीक़ा से उन्होंने अपमान किया, और कुछ भी नहीं उनके हाथ में मिला, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूती है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में पूरा का पूरा उसको अधिकार है, और वो अधिकार होने की वजह से उन्हें पूरे अधिकार का ये हुआ। बहुत सारे वीडियो भी चले, वहाँ पे कुछ रास्ते में भी कुछ लोग आए और बहुत बड़ा कुछ हंगामा वहाँ पे देखने को मिला यूपी में प्रयागराज में। एक और दूसरा आज का इम्पोर्टेंट एक इशू है कि जो ईरान और अमेरिका का युद्ध के बारे में बहुत काफ़ी गहराई से लोग देख रहे हैं, और हम भी बड़े चिंतित हैं कि इस तरीक़ा से कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन वो जिस तरीक़ा से ट्रम्प आगे आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद में जिस तरीक़ा से एरिया हो रहा, तो अभी रशिया अपना ईरान भी अपने आप को ये साबित करने में है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पहलवान हूँ और तुमसे ज़्यादा मैं वेल इक्विप्ड है। उनके जो ड्रोन थे
वो जब जाके उनके सब फोटोग्राफ्स खींच के और जिस तरीक़ा से प्रोजेक्ट किया, उससे ये पता चलता है कि ईरान के ऊपर में अमेरिका जब हाथ डालेगी तो उसको सामना 3 देशों से करना पड़ेगा। सबसे पहले तो रशिया है, और उसके बाद में चाइना है, और उसके बाद में ये दोनों भी हिडन में है, लेकिन ईरान तुमको खा जाएगा। इजराइल पूरा का पूरा चिंतित है, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा सा देश है ना, उसके पास में कोई क्षमता है। उन्होंने जितना भी कारस्तान किया है वो सबको मालूम है। वो पपेट है अमेरिका का, निश्चित रूप से पूरा का पूरा उसको ख़त्म कर देंगे नकाशा से। वो यदि ये ख़त्म हो जाता, जो गाज़ा के लोगों ने जिससे जैसे बर्बादी की, लोग कहते हैं, और मैं भी कभी कभी मुझे लगता है कि जो लोग तुम लोगों की बर्बादी करोगे, जो गाज़ा में आज जिस तरीक़ा से तबाही मचाई, तो उस वही तबाही का बदला तो अभी ईरान लेना ही लेना है उसने। और वो इस तरीक़ा से सब ये हुआ तो निश्चित रूप से इजराइल पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा देश से। ठीक है, ईरान का भी बहुत नुकसान होगा, लेकिन ईरान जब का नुकसान होगा तो अमेरिका का भी कोई कम नुकसान होगा नहीं। अभी तो यहाँ तक लोग कहते हैं कि जब पनडुब्बी जो इनसाइड में वाटर से होता है, और वाटर से उन्होंने कई किलोमीटर तक का वो वार कर सकती है। मतलब इसका मतलब जैसे भी उन्होंने घेरा है, तो अंडरग्राउंड में भी कई वाटर के अंदर में भी कई लोगों ने अपने इसमें उतरे हैं। यहाँ तक बोला जाता है कि शायद हो सकते वो ड्रोन इतने पावरफुल है, लोग कहते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एडवांस किसी के ड्रोन हो गए। तो ड्रोन मतलब जो हाई स्पीडली घूमते हैं, और बाहर से पूरे फोटोग्राफ्स लेके उन्होंने जो लाया है, और जिस तरीक़ा से ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि भाई तुम यदि यार करोगे तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा जो ये है अब्राहम लिंकन का जो तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म तुमने बनाया पूरा एयरक्राफ्ट के लिए, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसके बारे में आप सोचिए। वो भी अभी सोच रहे हैं सब लोग। और यहाँ तक भी बातें आ गई कि उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि पीस गो स्लो। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने छोटी मोटी ये भी करे, लेकिन तुम उसको ये मत करो। अभी इश्यू ऐसा है कि भाई वो पीछे में कैसे हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप यदि जब पीछे में हटा तो वही के लोग उसको हंसेंगे, और वो बोलेंगे कि तुमको जब ड्रामा नहीं करना आता तो मत करो, इतना सारा तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। उससे भी और एक ये चीज़ ऐसी होगी कि यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटीज़ का वो जो अभी उनका जो ये पैटर्न था, उनके साथ में जो उनका अलायंसेस था, वो पूरा का पूरा यूरोपियन देश के जो इनके एक अलायंस के देश थे, वो सब का सब अभी ये हो गया। और अभी ब्रिटेन दौरे पे है चाइना के। मतलब अभी देखिए कैसे पूरे वर्ल्ड में ये सब चल रहा है। अभी तक यूरोपियन देश पूरे अमेरिका के साथ में थे, अभी वहाँ से हट के वो चाइना के साथ में आके वो चाहते हैं कि उनकी हेल्प लेके अभी इसको सिखाने का। अभी अमेरिका के ऊपर में यदि इस तरीक़ा से हो, और कभी ऐसे सिचुएशन आ जाएगी कि ग्रीनलैंड के ऊपर में कोई सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, तो वो कहेंगे कि भाई उनको आप आ जाओ हमारे पास में, क्योंकि ब्रिटेन के पास में ऊपर में ही लगा आइसलैंड है, ग्रीनलैंड बाजू में ही है, और वहाँ से पूरा का पूरा वो बॉर्डर लगती है। तो रशिया को इधर में नज़दीक में वो ब्रिटेन पड़ता है, और ब्रिटेन ने यदि यार उसमें चाइना के तरफ में जब उनकी मीटिंग्स है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और यदि यार इस तरीक़ा से खेला हुआ तो मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल में बहुत कुछ होना चाहिए। हम लोग आम्बेडकराइट लोगों ने वहीं तक सीमित न रहते हुए थोड़ा सा अपने दिमाग को, या हम लोगों को थोड़े से आइडियोलॉजी भी हमने थोड़ी बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर में बहुत सारे अभी जिम्मेदारियां भी हैं, हमें हर चीज़ों में देखना पड़ेगा। 2-3 अभी कुछ वीडियोस भी आ गए कि आरएसएस, और उन दिनों में जब बाबा साहब के ज़माने में इन लोगों ने किस तरीक़ा से इटली के साथ में और ये किया, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस और इन लोगों ने मिलके जिस तरीक़ा से जर्मनी में ये करा के उन्होंने कहा कि भाई हमको आज़ादी मिलने के बाद में हम लोगों को तुम दो, तो रशिया ने बिल्कुल भी इनको लग नहीं रहा था जर्मनी को कि हमें इनको देना चाहिए, क्योंकि ये कैपेबल नहीं है। इस तरीक़ा से धारणा सबकी थी। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, और जब तक हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक हम लोगों को उतना ज्ञान भी नहीं होगा, और हमें जब ज्ञान नहीं है तो हम लोगों को क्या बोलेंगे। तो मित्रों चलो, हम लोगों के आज 13 मिनट यहीं कंप्लीट हो गए। हम लोग सोचते हैं कि 10 से 12-13 मिनट के ऊपर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को बाकी भी काम करने होते हैं। तो एक ही वीडियोस को हम ज़्यादा देर तक नहीं बताएंगे, नहीं बताने का हमारा निर्णय है। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय भीम।